नमस्ते चैम्पियंस। सब लोग कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो दोस्तों, अपन दिसंबर 2024 में जो आपका एग्ज़ाम लगा था BEGLA 135 का इग्नू का एक सब्जेक्ट कोड है। इस किताब का नाम है इंग्लिश इन डेली लाइफ। दोस्तों 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे इसमें मिलते हैं अपने को। तो दोस्तों इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको हैंड रिटन नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्ड मिलते हैं, वो भी हैंड रिटन। एंड इसके साथ में PDF वगैरह, असाइनमेंट वगैरह भी आपको हैंड रिटन मिलते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। पहला जो सवाल है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो अपने को पैसेज पढ़ करके कुछ सवालों के उत्तर है वो देने हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इसको रीड करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका शॉर्ट में नाम है AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी कि आप देख रहे हैं आजकल मोबाइल के अंदर AI आ रहा है, ठीक है, कैमरा में AI आ रहा है और लैपटॉप में AI आ रहा है। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी मशीनें हैं उसके अंदर, जैसे कि रोबोट वगैरह में AI इनेबल्ड किया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझेंगे। AI समटाइम्स कॉल्ड एज मशीन intelligence demonstrated by machines in contrast to the natural intelligence displayed by humans and other animals। तो दोस्तों कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दो आपस में विपरीत बातें, दो ऑपोजिट बात, है ना। कि मतलब जो इंसान और जानवर, उनके अंदर जो नेचुरल इंटेलिजेंस पाया जाता है उसके विपरीत ऑपोजिट बात करें तो वही वैसा ही काम आजकल मशीनें कर रही हैं। उसको मशीन इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। इन कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर विज्ञान के अंदर AI रिसर्च इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। तो AI रिसर्च में हम किसका अध्ययन करते हैं, किसका स्टडी करते हैं? इंटेलिजेंट एजेंट का। एनी डिवाइस दैट परसीव्स इट्स एनवायरमेंट। परसीव्स का मतलब होता है जानना, किसी के बारे में जानना। इट्स एनवायरमेंट एंड टेक्स एक्शन दैट परसीव्स इट्स एनवायरमेंट एंड टेक्स एक्शंस दैट मैक्सिमाइज इट्स चांस ऑफ सक्सेसफुली अचीविंग इट्स गोल्स। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आज के समय में पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसी पर्यावरण की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अडोप्ट करती है AI और उनके अनुसार एक्शन लेती है। कोलोक्विकली द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अप्लाइड व्हेन ए मशीन्स मिमिक्स कॉग्निटिव फंक्शंस दैट ह्यूमंस एसोसिएट विद अनदर ह्यूमन। दोस्तों कोलोक्विकली का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा में। टर्म का मतलब शब्द। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आम बोलचाल की भाषा में अपन क्या समझ सकते हैं कि जब कोई एक मशीन, मिमिक्स मतलब नकल उतारना, ठीक है, कॉग्निटिव फंक्शंस यानी कि ब्रेन से संबंधित जो क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ होते हैं वो उनको कॉग्निटिव फंक्शंस कहते हैं। दैट ह्यूमंस एसोसिएट विद अनदर ह्यूमन माइंड सच एज लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों इंसान मशीनों से अलग क्यों है? क्योंकि इंसान सीख सकता है और प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। तो वैसा ही कुछ दिमाग है ना, वैसे ही कुछ टेक्नोलॉजी मशीनों के अंदर लाई जा रही है और इसी टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द स्कोप ऑफ AI यानी कि AI का जो भविष्य है इज डिस्प्यूटेड एज मशीन्स बिकम इंक्रीजिंगली कैपेबल टास्क कंसिडर्ड एज रिक्वायरिंग इंटेलिजेंस आर ऑफ्टन रिमूव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ए फिनोमिनॉन नोन एज द AI इफेक्ट लीडिंग टू द क्विप। दोस्तों क्विप का मतलब हंसी मजाक, ठीक है। तो आजकल जो AI है उसके फ्यूचर, उसके स्कोप के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है कि मान लो ऐसा ना हो कि इंसानों से ज़्यादा बुद्धि है, जो विजडम है, जो मेमोरी है, वो मशीनों के अंदर आ जाए और पूरी मानवता को ही नष्ट होना पड़े, ठीक है। इन लाइनों का ये मतलब है, राइट। आगे देखो, AI इज़ वट एवर हैज़ नॉट बीन डन येट। तो AI को अभी विकसित और होना है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। कैपेबिलिटीज जनरली क्लासिफाइड एज AI एज ऑफ 2017 इंक्लूड सक्सेसफुली अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्पीच, competing at the highest level in strategic game systems such as chess and Go, autonomous cars, intelligent routing in content delivery network and military stimulations। तो दोस्तों 2017 की बातें करें तो एक कंपटीशन हुआ, ठीक है, AI का प्रदर्शन हुआ, वहाँ पर रोबोट वगैरह लाए गए। तो वहाँ पर कुछ AI रोबोट ऐसे थे जो कि इंसानों की तरह बोल सकते थे और कुछ रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से चेस गेम और एक
गेम और होता है गो नाम से, वो खेल रहे थे। ऑटोनोमस कार्स यानी कि जो कारें हैं वो स्वचालित रूप से चल रही, ड्राइवरलेस, इंटेलिजेंट राउटिंग इन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि विदेशों के अंदर जो पिज्ज़ा वगैरह या छोटे मोटे सामान की डिलीवरी है ड्रोन के द्वारा की जा रही है। तो वो ड्रोन अपने आप रास्ते है, रूट समझ जाता है और वहाँ जहाँ पर कंटेंट डिलीवरी उसको करनी होती है वो करके आ जाता है। एंड मिलिट्री स्टिमुलेशंस, स्टिमुलेशंस मतलब एक आभासी, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है सैनिकों के लिए कि उनकी प्रैक्टिस हो जाए कि असली में जब युद्ध होगा, असली में जब बैटल होगा, तब आप ये जो टेक्निक अभी सीख रहे हैं इस माहौल में, इस वर्चुअल माहौल में एआई की सहायता से, तो आप सभी तकनीकों को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें। AI was introduced as an academic discipline in 1956। तो AI को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1956 में। एंड इन द ईयर्स सिंस हैज़ एक्सपीरियंस्ड सेवरल फेसेस एंड वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी। तो 1956 में एक अकादमिक विषय के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया और तब से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा जो लहरें हैं AI ने देखी हैं। कुछ समय में तो AI पर इंटरेस्ट हट गया और कुछ समय में AI में रुचि लेने लग गए लोग। फॉलोड बाय डिसअपॉइंटमेंट एंड द लॉस ऑफ फाउंडिंग नोन एज AI वेंटर, फॉलोड बाय न्यू अप्रोचेज सक्सेस एंड रिमूव्ड फंडिंग। तो दोस्तों AI विंटर का मतलब क्या होता है? जब ऐसा कोई समय जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोगों की रुचि हट जाए, AI में रिसर्च कम हो AI फील्ड में, तथा लोग इसके लिए फंडिंग ना के बराबर करें, तो ऐसा जो टाइम है, ऐसा टाइम पीरियड को अपन कहते हैं AI विंटर। तो द ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स और गोल्स ऑफ AI रिसर्च इंक्लूड रीजनिंग नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग, लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, द एबिलिटी टू मूव एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों जो AI के सामने जो पारंपरिक समस्या है वो कौन कौन सी आती है? रीजनिंग नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग, लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, और मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट, यानी कि मैनिपुलेट का मतलब होता है जो आप चाहते हैं वैसा ही ऑब्जेक्ट है वो मूव करे। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं वो AI के सामने से शुरू से रही है। मैनी टूल्स आर यूज्ड इन AI, बहुत सारे साधन है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयोग में लाए जाते हैं, इंक्लूडिंग वर्जन्स ऑफ सर्च एंड मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन। देखो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है प्रोग्रामिंग, यानी कि जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ गिवन सेट होते हैं, ठीक है, और उन्हीं सेट में से एक को सेलेक्ट करके अपन मशीन वगैरह का प्रोग्राम करते हैं, उसी तरह से मशीन है फिर फंक्शन करती है, उनको कहते हैं मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सब टूल्स हैं AI के। इसके अलावा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड मेथड्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों AI के कुछ ये टूल्स बताए गए हैं, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन जैसे। ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट होता है। इसको आप अगर समझ में नहीं आता है तो इसको बार बार रीड करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम देखते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गिव एग्जांपल्स ऑफ AI इन डिफरेंट फील्ड्स। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो AI किस तरह से यूज लाई जा रही है तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान है, इसका पैराग्राफ में पढ़कर भी आप आंसर दे सकते हो। देखो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है ना, तो कोई बात नहीं है, पैराग्राफ को कम से कम 3-4 बार तो रीड कर लेना, है ना, और आपको वहाँ से कुछ वर्ड मिल जाएंगे और उन्हीं वर्ड को आप यहाँ पे लिख देना, कोई बात नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समटाइम्स कॉल्ड एज मशीन इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द नेचुरल इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाई ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स। डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करना, ठीक है, दिखाना, और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब भी होता है प्रदर्शित करना। तो दोस्तों जिस तरह से जो इंसान और जानवर है ना अपने नेचुरल इंटेलिजेंस यानी कि प्राकृतिक बुद्धि का यूज करके डिसीजन लेते हैं, वैसे ही मशीनें हैं वो इंटेलिजेंस का यूज करके डिसीजन ले रही है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है, जिसको अपन मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। In 2017, AI understood human speech competing at the highest level in strategic games systems such as chess and Go, autonomous cars, intelligent routing, in content delivery network and military stimulation। तो मैंने आपको बताया था 2017 में कंपटीशन हुआ, वहाँ पे प्रदर्शनी हुई, वहाँ पर AI रोबोट आए थे। और दोस्तों कुछ AI रोबोट इतने ज़बरदस्त इंटेलिजेंट थे, उन्होंने चेस गेम खेला और गो गेम खेला, ठीक है। इसके अलावा कारें उन्होंने चलाई। इसके अलावा मतलब कहीं पे अगर पिज्ज़ा वगैरह की डिलीवरी करनी है, कोई सामान उठा के एक दूसरे जगह पर लाना है,
तो उन्होंने अपना रूट समझा और इंटेलिजेंट राउटिंग की सहायता से उन्होंने कंटेंट डिलीवरी भी की। और मिलिट्री स्टिमुलेशंस यानी कि सैनिकों को वास्तव के युद्ध ना लड़ना पड़े, ठीक है, उससे पहले उनकी प्रैक्टिस हो जाए, तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार किया गया एआई की सहायता से, जिसको अपन बोलते हैं मिलिट्री स्टिमुलेशंस, ठीक है, जिसमें सैनिक ऐसा सोचता है कि मैं सचमुच में गन चला रहा हूँ, लेकिन वो चला नहीं रहा होता, राइट। जैसे कुछ गेम आते हैं ना, जैसे कुछ गेम आते हैं, राइट, तो हमें ऐसा लगता है हम ही कार चला रहे हैं, हम ही हैं वो स्टीयरिंग को इधर उधर मोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता थोड़ी है। तो स्टिमुलेशन मतलब एक वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार करना, उसके अंदर रियल जैसी प्रैक्टिस करना। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ए में ही, राइट द टूल्स यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो यूज्ड हुए टूल है उनके बारे में बताना, 2 नंबर का सवाल है। मैनी टूल्स आर यूज्ड इन एआई, बहुत सारे साधन हैं या टूल हैं वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयोग में लाए जाते हैं, इंक्लूडिंग वर्जन्स ऑफ सर्च एंड मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जैसे कि इंसान के ब्रेन में काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन के बीच में रास्ता बना हुआ था, उसी की सहायता से अपन याद रखते हैं। तो वैसे ही मशीनें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की सहायता से याद रखती हैं। एंड मेथड्स बेस्ड ऑन स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये कुछ टूल्स है जिसके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काम करती है। मशीनें इंसानों की तरह बात करती हैं, बोलती हैं, काम करती है। आगे देखो, ए में ही तीसरा क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली द ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एआई रिसर्च। दोस्तों एआई अनुसंधान में जो पारंपरिक समस्याएं आती हैं वो आपको बतानी है, 2 नंबर का सवाल है। द ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एआई रिसर्च इंक्लूड रीजनिंग नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग, लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, द एबिलिटी टू मूव एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स। ये मैंने इसको हिंदी में बता दिया था, पैसेज आप वापस से रीड कर लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान है ना, प्रैक्टिस करोगे तो आसान ही होगा, राइट। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, और आपको कहीं कमी भी लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट आप जरूर करके जाना, इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो फिर पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर ए में ही 4th क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द टर्म एआई विंटर। एआई विंटर इस शब्द से लेखक का क्या आशय है। दोस्तों मैंने आपको मतलब बताया था ना, एआई विंटर क्या होता है। एन एआई विंटर इज ए पीरियड ऑफ रिड्यूस्ड इंटरेस्ट एंड फंडिंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों एआई पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है आज के टाइम पर, और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और इसका विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो आज के टाइम पे तो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जब एआई में लोग इंटरेस्ट नहीं लेने लगे, उनको लगा कि ये इंसानों को रिप्लेस कर देगी। जैसे कि एक कार की फैक्ट्री में 1000 बंदे काम किया करते थे, कोई पेंट वगैरह, कोई इंटीरियर बनाता था, कोई टायर बनाता था, लेकिन मशीनें सब काम कर रही हैं एआई की सहायता से। वहाँ पे मान लो 50 ही बंदे रह गए, तो दोस्तों इंसानों को रिप्लेस कर दिया ना भाई, इंसानों की मजदूरी, फिर इंसान सड़क पे आ जाएंगे। तो एआई विंटर वैसा ही है, एआई विंटर में लोगों का इंटरेस्ट हटने लगता है और लोग हैं इसके रिसर्च के लिए पैसा वगैरह कम देने लगते हैं। तो ऐसा समय काल, ऐसा टाइम पीरियड एआई विंटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर ए में ही 5th पार्ट, गिव द सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैंने वो लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स स्कोप, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इसका क्या भविष्य, क्या स्कोप है इसका, 1 नंबर का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 1 में ही दूसरा पार्ट देखते हैं, बी मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको नकल नहीं करनी है पैसेज से, आपको इन वर्ड को एक सेंटेंस में रखना है, एक सेंटेंस खुद की तरफ से बनाना है, राइट। 5 नंबर का सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस वर्ड को लेकर के एक सेंटेंस वाक्य का निर्माण करो। वी विल नीड वर्कर्स टू मेक एंड मेंटेन ऑल दोज न्यू रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो दोस्तों मान लो कोई आप कारखाने के मालिक हो, राइट, तो आपके यहाँ पे काफ़ी सारे वर्कर मजदूर काम करते हैं, तो आपने सोचा कि वी विल नीड वर्कर्स, यानी कि आपके फैक्ट्री में, कारखाने में आप रोबोट लेके आ गए, रोबोट से काम करवा रहे, तो रोबोट को संभालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स लाने पड़ेंगे, वही लिखा है इसमें। कॉग्निटिव फंक्शंस क्या होते हैं, देखो इसको लेकर के एक सेंटेंस बना दो। अभी बताया था ब्रेन से रिलेटेड, हमारे दिमाग से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं उसको कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं, जिससे अपन किसी बात के लिए डिसीजन लेते हैं अपना, ठीक है। तो कॉग्निटिव फंक्शंस आर द मेंटल प्रोसेसेस दैट अलाउ पीपल टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। तो दुनिया से अंतःक्रिया करने, दुनिया से इंटरेक्ट करने और दुनिया को समझने और सोचने का एक तरीका होता है कॉग्निटिव फंक्शन, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस वर्ड को लेकर के एक सेंटेंस बनाना आपको मैंने बनाया है। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप टू असिस्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग। असिस्ट का मतलब मदद करना। तो दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई
वर्कर की, ठीक है, वर्कर्स को। ऑप्टिमिज्म या आशावादी मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह। आई डू नॉट फील मच ऑप्टिमिज्म अबाउट द फ्यूचर, मुझे अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ आशाएं लग नहीं रही है, राइट। तो डिसअपॉइंटमेंट को लेकर भी बना दो, देयर वॉज ए ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट ऑल राउंड ऑन हियरिंग द न्यूज़। डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने खबर सुनी तो निराशा फैल गई। क्वेश्चन नंबर 1 में सी पार्ट देखो आप, क्वेश्चन पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेज। दोस्तों इस पैसेज में आपको ऐसे वर्ड चुनने हैं जिनका हूबहू मतलब होता है परस्यू, मिमिक्स। समझ में आ रहा है क्या सवाल है, क्या आंसर लिखना है? देखो परस्यू जैसे वर्ड है ना, तो परस्यू का जो मीनिंग निकलता है, ठीक है, परस्यू का जो मीनिंग निकलता है ना, वैसा ही सेम टू सेम वर्ड है, आपको पैसेज में से उठा के यहाँ पे लिख देना है। तो परस्यू का डेमोन्स्ट्रेट, मिमिक्स का मुझे मिला नहीं यार पैराग्राफ फर्स्ट में, और क्यूब का भी मुझे मिला नहीं, ठीक है। आपको मिला तो ज़रूर कमेंट करना। वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, तो इसके लिए मिल गया पैराग्राफ 3 में सक्सेस, और प्लानिंग के लिए भी मुझे दोस्तों कोई भी वर्ड मिला नहीं पैराग्राफ 4 में, ठीक है। प्लानिंग का मतलब अपन कोई चीज़ प्लान करते हैं, किसी चीज़ के बारे में योजना बनाते हैं और वो भविष्य में फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए कोई वर्ड मिला ही नहीं मुझे, है ना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में डी पार्ट है, राइट ए ब्रीफ पैराग्राफ ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इफेक्टिव लर्निंग। 100 से लेकर 150 शब्दों के बीच में लिखना, 10 नंबर का सवाल है। इफेक्टिव लर्निंग के लिए जो टेक्नोलॉजी हो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती है वो आपको लिखना है। वी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इफेक्टिव लर्निंग, स्टूडेंट्स कैन यूज टेक्नोलॉजी टू एक्सेस ए वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग डिजिटल लाइब्रेरीज, एकेडमिक जर्नल्स एंड ऑनलाइन डेटाबेसेस। तो दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है वो हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। आप जो PDF वगैरह डाउनलोड करते हो, क्या डिजिटल लाइब्रेरी तो है एक तरह की, एकेडमिक जर्नल्स पढ़ते हो, किसी का रिसर्च वगैरह पढ़ते हो, राइट। एंड ऑनलाइन डेटाबेसेस, जो ऑनलाइन डेटा उपलब्ध है उसको भी आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ते हो, जैसे कि फ़ोन, टैबलेट से और PC से। टेक्नोलॉजी कैन हेल्प स्टूडेंट बिकम मोर इंगेज एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। तो दोस्तों जिस तरह से आप कमेंट करके मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, ठीक है, इंग्लिश से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ क्या हो रहे हो, इंगेज हो रहे हो ना कमेंट करके, राइट। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल टीचर कैन यूज़ इंटरेक्टिव एंड मल्टीमीडिया एलिमेंट। इंटरेक्टिव एंड मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि जैसे कि मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मान लो आपको पढ़ाऊँ इन फ्यूचर में, तो वहाँ पे मैं कुछ वीडियोस चलाऊँगा, कुछ PDF दिखाऊंगा आपको, है ना, कुछ एक्सेल, कुछ पावर पॉइंट की स्लाइड वगैरह दिखाऊंगा। तो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स की सहायता से अपन लर्निंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, सच एज एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पावर पॉइंट्स टू मेक लेसन्स मोर डायनेमिक। हमारे जो पार्ट होते हैं, अध्याय होते हैं, उनको अच्छे से, चैप्टर को अच्छे से समझाने के लिए मैं टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं यूट्यूब की मदद से आप तक वीडियो पहुँचा रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी तो है दोस्त। टेक्नोलॉजी कैन हेल्प स्टूडेंट एक्सेस अप टू डेट इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपेयर देम फॉर ए रियल वर्ल्ड। जो वास्तविक दुनिया में, रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको अपन सोल्व कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस होती है। टेक्नोलॉजी कैन हेल्प स्टूडेंट डेवलप एसेंशियल मतलब अति आवश्यक 21st सेंचुरी स्किल्स। तो 21वीं शताब्दी में जो हमें योग्यता स्किल्स चाहिए उनको अपन डेवलप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। स्टूडेंट कैन सेट क्लियर गोल्स, टेक्नोलॉजी से अपन गोल डिसाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज रह सकते हैं, और टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन भी है वो तकनीक की सहायता से कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन आता है ना कि आप टाइम कहाँ खराब कर रहे हो, राइट, तो वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट ही तो है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, कोई भी दो। लेकिन दोस्तों मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर दिसंबर वाला 2024 में जो लगा है, मुझे तो सारे सोल्व करने पड़ेंगे ना, क्या पता रिपीट ही हो जाए। रिपीट होगा तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। और यही का आप लिख के आ जाना। 300 से लेकर 350 वर्ड्स में लिखना, और एक सही क्वेश्चन का अगर सही आंसर देते हो आप तो फिर आपको मिल जाएंगे 10 नंबर, यानी कि टोटल 20 नंबर का सवाल है। यंग लीडर्स ऑफ टुडे, आज के टाइम पे दोस्तों कुछ ऐसे टीनेजर, कुछ ऐसे यंग लीडर उभर के सामने आ रहे हैं जो कि दुनिया की समस्याओं को सोल्व कर रहे हैं। उनका बड़ा नाम है ए यंग लीडर इज समवन हु इज एबल टू इंस्पायर। एक यंग लीडर कौन होता है, जो कि दूसरों को इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस, प्रभावित करता है, एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन ए पॉजिटिव वे। तो सकारात्मक वे में एक समाज में अपना योगदान देता है यंग लीडर। दे आर ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय देयर पैशन, क्रिएटिविटी एंड एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटिवली विद अदर्स। तो दोस्तों जो यंग लीडर्स होते हैं वो टीम के रूप में काम करते हैं,
कोलोबरेशंस करते हैं, क्रिएटिविटी अपनी दिखाते हैं। सम क्वालिटीज़ ऑफ यंग लीडर्स। पहला इंस्पायरेशन, यंग लीडर्स आर एबल टू इंस्पायर अदर्स टू गेट एक्साइटेड अबाउट अकम्प्लिशिंग गोल्स। तो किसी भी लक्ष्य को पूरा हासिल करने के लिए जो यंग लीडर है उनकी जो जीवन अपन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको, क्योंकि वो इंस्पिरेशन है ना हमारे लिए। तो ओपननेस टू फीडबैक, यानी कि वो प्रतिक्रिया देते हैं। यंग लीडर्स आर ओपन टू रिसीविंग फीडबैक एंड ऑफ्टन आस्क फॉर वेज टू इम्प्रूव। तो दोस्तों फीडबैक के लिए ओपननेस है, उसका यूज करते हैं यंग लीडर। फ्रेश पर्सपेक्टिव, इनके पास में एक ताज़ा नज़रिया, नया नज़रिया होता है समाज को देखने का। यंग लीडर्स ऑफ्टन ब्रिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव टू द टेबल एंड कैन चैलेंज कन्वेंशनल अप्रोचेज। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, जो हमारे दकियानुसी जो सवाल होते हैं, जो हमारी पुराने ख्यालात होते हैं, ठीक है, उनको हटा करके एक नई सोच रखने का काम यंग लीडर कर रहे हैं। चैलेंज द स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब क्या होता है, जो पुरानी स्थितियाँ हैं उनको चैलेंज करते हैं। जैसे कि हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा पुराने नियम बने हुए, जिसकी वजह से हम दोस्तों अक्सर पिछड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि लड़कियों को स्कूल वगैरह, काफ़ी लोग कॉलेज वगैरह भेजते नहीं है, तो क्या है वो स्टेटस क्वो तो है, उनकी पुरानी मानसिकता है वो। यंग लीडर्स आर नॉट अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरना, नहीं डरते हैं, टू चैलेंज द वे थिंग्स आर डन एंड पुश फॉर एनवायरमेंट। तो जो एनवायरमेंट में नई नई प्रॉब्लम्स आ रही उससे डरते नहीं है वो, उससे लड़ते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ यंग लीडर्स, ग्रेटा थनबर्ग, आपको पता होगा इन्वायरमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर कितना काम कर रही है दुनिया में, कितना नाम है ग्रेटा थनबर्ग का, एक छोटी सी लड़की है दोस्तों ये। ऐसे ही जैकी जैक्सन एंड गीतांजलि राव एंड इसरा हिरसी एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब आप यंग लीडर के नाम लिख सकते हो। आगे देखो, द स्मेल ऑफ फूड। तो स्मेल ऑफ फूड रेफर्स टू द अरोमा एंड ऑर्डर प्रोड्यूस्ड बाय द फूड आइटम। तो कोई भी एक खाने की जो सामग्री है हमारे पास, उसमें जो गंध आती है उसे ही अपन स्मेल ऑफ फूड कहते हैं, विच इज़ प्राइमरली डिटेक्टेड बाय आवर सेंस ऑफ स्मेल। तो हमारे जो सेंस होती है स्मेल की, उससे हम डिटेक्ट करते हैं, उसको पहचानते हैं कि इस खाने से किस तरह की जो गंध है वो आ रही है, स्मेल आ रही है। इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड्स रिलीज्ड बाय द फूड। तो कुछ वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं, उनकी मदद से हम उस फूड की स्मेल को जांचते हैं, परखते हैं। स्मेल इज़ ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू आवर फूड एक्सपीरियंस, इन्फ्लुएंस और इनिशियल परसेप्शन ऑफ ए डिश। तो दोस्तों कोई भी जो, जैसे कि खाने की प्लेट रखी है हमारे सामने, तो हम पहचान जाएंगे कि यार इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसा खाना होता है जिससे कि अपनी भूख भी जाग जाती है, राइट। एंड ऑफ्टन डिटरमाइनिंग वेदर वी फाइंड इट एपेटाइजिंग और नॉट। एपेटाइजिंग का मतलब होता है जिससे कि भूख लगे, ठीक है, कि इससे इस खाने को देख करके भूख लग रही है कि नहीं लग रही। तो प्लीजेंट फूड यानी कि जो अच्छा खाना होता है, स्मेल्स कैन स्टिमुलेट ए हंगर, तो भूख को बढ़ा सकता है अच्छा खाना। इवन व्हेन वी आर नॉट एक्टिवली लुकिंग टू इट, जब हमारा खाने का मन भी नहीं हो और हमारे सामने कुछ ऐसा खाना हो जिससे कि स्मेल अच्छी आ रही है, तो हम खाना खाएंगे। डिफरेंट फूड हैव डिस्टिंक्ट स्मेल। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, तो अलग अलग जो खाना होता है उसकी अलग अलग स्मेल होती है। लाइक द अरोमा ऑफ फ्रेश ब्रेड एट राइप मैंगो, ठीक है। राइप मैंगो मतलब जो पका हुआ आम, उसकी गंध अलग होती है और फ्रेश ब्रेड की अलग होती है। आगे देखो, चैलेंजेस इन लाइफ। तो लाइफ कैन बी फुल ऑफ चैलेंजेस इंक्लूडिंग ग्रीफ, लॉस, अनफेयरनेस, इनइक्वलिटी, हेट, रिग्रेट, सैडनेस, मिजरी, फियर एंड नेगेटिविटी। देखो जीवन काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों, ठीक है, और इसके अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो कभी कभार हमें दुख आ जाते हैं, निराशा आ जाती है, किसी का नुकसान हो जाता है, ठीक है, कोई है हमारा रिलेटिव चला जाता है, या फिर ब्रेकअप हो गया होता है, या फिर अनफेयरनेस, हमें आगे बढ़ने की अवसर, अपॉर्चुनिटी कम मिलते हैं। काफ़ी बार हमारे साथ में काफ़ी बार भेदभाव होता है, इनइक्वलिटी, रंग, स्किन टोन को लेकर के, हमारे जेंडर को लेकर के, हमारे रिलीजन को लेकर के, हैट, है ना, घृणा, कोई हमसे घृणा भी कर सकता है। रिग्रेट, पछतावा होता है हमें ज़िंदगी में। सैडनेस, निराशा अथवा दुखी। मिजरी, फियर एंड नेगेटिविटी, ये सब सारे चैलेंज होते हैं लाइफ के। समटाइम्स वी आर डीलिंग विद लाइफ चैलेंजेस लाइक। तो देखो कुछ और चैलेंज मैंने आपको लिख दिया, जैसे कि काफ़ी लोगों को अकेलापन वो सताता है, लोनलीनेस की समस्या उनके सामने चैलेंज होता है। जैसे कि मान लो किसी के जो माँ बाप है उन्हीं की डेथ हो जाए तो वो अकेला पड़ जाएगा,
ऐसे ही मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलबींग, काफ़ी बार हम रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो हमारे सामने चैलेंज है एक। मनी वरीज, पैसे की चिंता रहती है काफ़ी बार, एंड मेंटल हेल्थ, जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी, वो भी चैलेंज है। वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ स्ट्रेस, तो किसी ऑफिस में काम करते हैं, ना तो ऑफिस वालों को टाइम दे पा रहे हैं, ना घर वालों को टाइम दे पा रहे हैं, उसकी वजह से भी एक स्ट्रेस आता है, वो हमारे सामने चैलेंज है। कैरियर चैलेंज, क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स डिप्लोमा करना चाहिए, कौन सी नौकरी लगनी चाहिए, नौकरी क्यों नहीं लग रही, ये चैलेंज है। ट्रॉमेटिक इवेंट, तो मान लो कुछ ऐसा हादसा हो गया ज़िंदगी में, वो हमें ट्रोमा दे गया, उस वो भी चैलेंज है एक। फिजिकल इलनेस, बीमारी लग गई, स्मोकिंग, है ना, सिगरेट वगैरह पीने लग गए, ड्रिंकिंग, ड्रग यूज़ एंड गैम्बलिंग, जुआ वगैरह, ड्रग वगैरह का इस्तेमाल करने लगे, तो ये भी चैलेंज है। सम वेज टू ओवरकम चैलेंजेस, यानी कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। वी शुड फोकस ऑन आवर गोल्स एंड स्टे पॉजिटिव, हमें सकारात्मक रहना चाहिए और हमें अपने लक्ष्यों पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। वी शुड रीड द बुक, हमें किताबें पढ़नी चाहिए। वी शुड नॉट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम ए लव्ड वन, मेंटर, फ्रेंड और स्ट्रेंजर। देखो, जब हमारे लाइफ में तरह तरह के चैलेंज जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये अगर आ जाते हैं, तो कोई अगर आपसे प्यार करने वाला है, उससे आप हेल्प लो। कोई आपका जानकार है, कोई टीचर है, या कोई दोस्त है, या फिर कोई स्ट्रेंजर यानी कि कोई अपरिचित अननोन है, उससे भी हेल्प ले सकते हैं। वी शुड कीप गोइंग व्हेन वी फेस सेटबैक्स। देखो, सेटबैक्स क्या होते हैं, मतलब फेलियर। तो मान लो फेल भी हो गए लाइफ के किसी भी हिस्से में, अपन किसी भी टाइम में, तब भी हमें काम करना चाहिए। फ्लोटिंग मार्केट्स ऑफ थाईलैंड, ये चौथा था इसमें। देखो, फ्लोटिंग मार्केट क्या होता है कि आप थाईलैंड में और स्पेशली बैंकॉक में, है ना, बैंकॉक में आप कुछ ऐसे मार्केट देखेंगे जहाँ पे लोग हैं वो नाव पर बैठ जाते हैं, कस्टमर नाव पर बैठ जाते हैं, और वहाँ पे फूड स्टॉल्स वगैरह लगी हुई हैं, तो तैरते हुए, ठीक है, तैरते हुए वो खाना खा सकते हैं और सामान खरीद सकते हैं। ऐसे मार्केट को फ्लोटिंग मार्केट कहा जाता है। वो थाईलैंड में के देश में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो थाईलैंड फ्लोटिंग मार्केट डेट बैक टू द 19th century when canals are the main transportation routes and the local relied मतलब निर्भर होना, on boats to trade यानी व्यापार करना, गुड्स एंड प्रोड्यूस, तो सामानों के लिए और सेवाओं के लिए। दोस्तों, थाईलैंड में 19वीं शताब्दी से ही फ्लोटिंग मार्केट इसका प्रचलन है, वो चल रहा है। दीज मार्केट्स आर मोर देन जस्ट ए शॉपिंग एक्सपीरियंस, तो ये मार्केट में सिर्फ आप शॉपिंग नहीं कर सकते, आप खाना भी खा सकते हो, घूम सकते हो, और तरह तरह की रंग बिरंगी दुकानें देख सकते हो। देर आर ए ग्लिम्स मतलब झलक इनटू द सिटीज रिच हिस्ट्री एंड वाइब्रेंट वे ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के तरह तरह के रंग आप देख सकते हो इस शहर के। वेदर वी आर ए फूडी, अगर आप फूडी हो तो भी, एक कल्चर एंथुजियासिस्ट यानी कि संस्कृति को जानने के इच्छुक हो तब भी, और एन एडवेंचरस ट्रैवलर, अगर आप घूमना खाना पीना पसंद करते हैं तब भी आपको जाना चाहिए। विश मस्ट एक्सप्लोर दीज मार्केट्स, तो हमें इन मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें जाना चाहिए। डैम नोइन सैडुएक इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ थाईलैंड्स फ्लोटिंग मार्केट, तो थाईलैंड का एक फ्लोटिंग मार्केट है जो कि बैंकॉक में है, डेमुअन सैडविक नाम से। द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस दिस मार्केट इज ऑन बोट, मतलब नाव के ऊपर बैठ जाओ। सो वी विल सी ऑल द डिफरेंट स्टॉल्स, तो हम तरह तरह की दुकानें देख सकेंगे। गेट इमर्स्ड इन द लोकल कल्चर, और लोकल कल्चर तो जो स्थानीय संस्कृति है उसको भी अपन अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। योर फेवरेट सोशल नेटवर्किंग साइट, ये 5वां था दोस्तों। तो देखो, आपकी इंस्टाग्राम हो सकती है, आपकी स्नैपचैट हो सकती है, फेसबुक हो सकती है, व्हाट्सअप हो सकती है, लेकिन मेरा तो यूट्यूब है, मैंने यूट्यूब के बारे में लिखा है। तो योर फेवरेट सोशल नेटवर्किंग साइट, माई फेवरेट सोशल नेटवर्किंग साइट इज ए यूट्यूब। क्यों? बिकॉज यूट्यूब अलाउज यूजर्स टू स्टार्ट डिबेट्स ऑन इश्यूज, तरह तरह के मुद्दे उन पर हम बहस कर सकते हैं यूट्यूब पे। कमेंट ऑन वीडियोज, सब्सक्राइब टू चैनल्स, डिफेंड और फेवरेट कंटेंट क्रिएटर, तो हम किसी भी कंटेंट क्रिएटर को अगर पसंद करते हैं, अगर कोई उसको गाली दे रहा है, ठीक है, अगर कोई उस पर लांछन लगा रहा है, तो हम उसको डिफेंड कर सकते हैं, बचा सकते हैं कमेंट वगैरह कर करके। वी कैन अर्न मनी ऑन यूट्यूब बाय मेकिंग द वीडियोज़, वीडियो बना करके यूट्यूब से पैसा भी अपन कमा सकते हैं। यूट्यूब हैज़ ए वर्ल्ड वाइड रीच, यानी कि पूरी दुनिया भर में यूट्यूब के काफ़ी सारे यूजर्स हैं। इवन इन प्लेसेस वेयर अदर सोशल मीडिया साइट मे नॉट बी एज पॉपुलर, तो जहाँ अन्य जो सोशल मीडिया हैं वो काफ़ी पॉपुलर नहीं है, लेकिन यूट्यूब तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वीडियोज़ ऑन यूट्यूब आर हाईली शेयरेबल एंड ऑफ्टन अपीयर इन टाइमलाइंस ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो वगैरह शेयर कर सकते हो जो कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपको दिखती हैं। इट अलाउज फॉर टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रांड्स एंड देयर
ऑडियंस, तो दोस्तों जैसे कि मंत्रा है, अमेजन, फ्लिपकार्ट है, ये ब्रांड होती है ना, ये अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट करती हैं। ब्रांड्स कैन एंगेज विद दियर ऑडियंस थ्रू कमेंट्स, लाइव स्ट्रीम्स एंड अदर फीचर्स, जैसे कि क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी। तो दोस्तों इस तरह से यूट्यूब है मेरी फेवरेट एक साइट है, आप लिख सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला सवाल है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इनमें से एक सेलेक्ट कर लेनी है वर्ब, उसको लिख देना है ब्लैंक यानी खाली स्थान में। द अर्थ रिवोल्व्स, रिवोल्व्स आएगा अराउंड द सन, यानी कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी है वो घूमती है। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। आई, फिर ब्लैंक माई होमवर्क, तो आई एम डूइंग लिख दो इसमें। ऐसे ही माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग द PM यस्टरडे, वो कल मेरे दोस्त से वो खेल रहे थे शाम को। इट स्टार्टेड द रेन वाइल वी टेनिस, ठीक है, तो इसमें यह आ जाएगा। ही ब्लैंक एस्लीप वाइल ही वॉज ड्राइंग, तब जब वो सो रहा था वो सो गया। हैज़ फॉलन आ जाएगा इसमें, एस्लीप मतलब नींद में जाना, ठीक है, सोना। क्वेश्चन नंबर 3 में बी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेट क्लोजेस फॉर एग्जांपल। दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, कभी सुना है क्लोज क्या होता है? देखो एक तो होता है पूरा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह रहता है, और एक सेंटेंस काफ़ी सारे क्लोजेस से बना होता है, ठीक है। क्लोज मतलब आप ये समझो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं, ठीक है। तो उसी का एक टाइप है सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, ये एक तो डिपेंडेंट होते हैं, इनका कोई स्वतंत्र मीनिंग नहीं निकलता इन क्लोजेस का। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आई कंटिन्यूड टू प्ले, ब्लैंक लिखा हुआ है, तो दोस्तों क्या लिख सकते हो आप अपनी तरफ से लिखोगे, आई कंटिन्यू टू प्ले, तो मैं खेलता ही रहा, अंटिल आई वॉज आउट, जब तक मैं आउट नहीं हुआ। तो अंटिल आई वॉज आउट ये आपको रिक्त स्थान में भरना था, तो आपका ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसका आंसर पूरा माना जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों जैसे कि आप और समझो और समझ में आएगा क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, क्वेश्चन की हेल्प से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैंक ब्लैंक आई विल बाई यू ए न्यू बाइक, तो मैं तुम्हारे लिए एक नई बाइक खरीदूंगा। तो इस रिक्त स्थान में क्या भर सकते हो, अपने मन से लिखना है आपको। इफ़ यू स्कोर वेल इन द एग्ज़ाम, अगर तुम एग्ज़ाम के अंदर बढ़िया स्कोर करते हो, बढ़िया नंबर लाते हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक बाइक खरीद दूंगा। तो दोस्तों इफ़ यू स्कोर वेल इन द एग्ज़ाम, अगर ये मान लो आपके साथ में सेंटेंस होता आपके सामने, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, और वर्ब भी है इसमें, ठीक है। वर्ब क्या है, स्कोर, तो ये एक अपना क्लोज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लोज अभी बताया था, ये डिपेंडेंट निर्भर होता है दूसरे पर, इसका कोई अलग से स्वतंत्र मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे मैं बोलूँ इफ़ यू स्कोर वेल इन द एग्ज़ाम, तो आप कहोगे सो व्हाट, सो देन, मतलब अगर तुम एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर करोगे तो इस वाक्य का कोई स्वतंत्र मीनिंग निकल रहा है क्या, ये डिपेंडेंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। आपको अगली बात बतानी पड़ेगी पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, पूरी बात समझाने के लिए। तो दोस्तों ऐसे जो क्लोज होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाते हैं। तो मैंने लिख दिया इफ़ यू स्कोर वेल इन द एग्ज़ाम, ये सही हो जाएगा। आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे दूसरा सवाल है, सी विल हेल्प मी इन कुकिंग, तो मैंने लिख दिया अपने मन से व्हेन सी विल हैव वॉच्ड द कंप्लीट मूवी, जब वो पूरी मूवी देख चुकी होगी वह खाने में मेरी मदद करेगी, खाना बनाने में। ऐसे ही थर्ड है डोंट अप्लाई एनीवेयर, तो दोस्तों मैंने लिख दिया यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज, अप्लाई दिस मेडिसिन टू द एरिया वेयर यू हैव वाउंड्स, तो जहाँ तुम्हारे घाव है ना वहाँ पर इस मेडिसिन को लगाओ। डोंट अप्लाई एनीवेयर, इसके अलावा कहीं मत लगाओ, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, आई कैनॉट ब्लैंक, आई कैनॉट गो फॉर ए ट्रिप, मैं ट्रिप पे नहीं जा सकती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने मन से लिख दो क्यों नहीं जा सकते, ऐसा सेंटेंस बना दो ना अपने मन से कि भाई जब मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो मैं कैसे जा सकती हूँ। इफ़ आई डोंट हैव मनी, अगर मेरे पास पैसे नहीं हुई तो मैं नहीं जा सकती ट्रिप पे। समझ में आ रहा दोस्त, ये सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाते हैं, आप अपने मन से लिखते हो। और ऐसा सेंटेंस जो कि निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है दूसरे क्लोज पे, दूसरे सेंटेंस पे। 5 है इसमें, ब्लैंक ही बिहेव्स वेरी नाइसली विद वर्कर्स, तो दोस्तों उसने अपने वर्कर्स के साथ में बहुत अच्छे से व्यवहार किया, तो इसमें लिख दो आप ही इज़ ए गुड मास्टर, वो बहुत अच्छा मालिक है बिकॉज उसने अपने वर्कर के साथ में बहुत अच्छे से बिहेव किया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दोस्तों इडियम्स यानी कि कुछ
यहाँ पर मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह दी गई है, इनकी सहायता से आपको एक सेंटेंस बनाना है। कैच लाइक वाइल्ड फायर। दोस्तों जैसे कि वाइल्ड फायर क्या होता है, जंगलों में जब आग लगती है बहुत तेज़ी से फैलती है, तो ऐसे ही कोई सूचना बहुत तेज़ी से फैलती है, इन्फॉर्मेशन, तो उसे कहते हैं कैच लाइक वाइल्ड फायर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया द न्यूज़ हेड कैच लाइक वाइल्ड फायर। इसके स्थान पर स्प्रेड भी आ सकता था, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, वो ज़्यादा ठीक होता, लेकिन एग्जामिनर ने कैच लिख दिया, कोई बात नहीं है। हैविंग ग्रीन फिंगर। दोस्तों मान लो आपका गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा शौक है, आपने मान लो कुछ भी उगाया वो उग जाता है, गार्डनिंग बहुत अच्छे से करते हो, बहुत तरह के पेड़ पौधे लगा रखे हैं आपने, हरे भरे है सब, तो लिख दो ग्रीन फिंगर्ड बॉयज एट द नर्सरी प्रोड्यूस फ्रेश वेजिटेबल्स फॉर द सोसाइटी। तो दोस्तों इस एक नर्सरी है, वहाँ पे कुछ ऐसे लड़के काम करते हैं जो वेजिटेबल सब्जियाँ उगाते हैं पूरे सोसाइटी के लिए, क्योंकि उनको आता है ये काम। कोट रेड हैंडेड। कोई इंसान गलत काम कर रहा होता है, अगर उसको तुरंत पकड़ लिया जाए तो उस सेंस में कोट रेड हैंडेड, इस इडियम्स का अपन यूज करते हैं। ही वॉज कोट रेड हैंडेड टेकिंग मनी फ्रॉम द बैग। तो जब वह बैग से पैसे चुरा रहा था उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बैक टू पवेलियन। तो दोस्तों बैक टू पवेलियन का मतलब समझो आप कि समूह में वापस लौट आना। जैसे कि क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, एक खिलाड़ी पवेलियन से जाता है आउट होके, जब अपने समूह में जो बंदे बैठे रहते हैं अपने ग्रुप में उनके पास वापस बैठ जाता है आउट होके। जैसे विराट कोहली इज कमिंग टू द एंड ऑफ हिज इनिंग बट बैक इन द पवेलियन देयर इज नो वन टू रिप्लेस हिम। ठीक है, तो विराट कोहली आउट होकर लौट रहा था, लेकिन दोस्तों पवेलियन में कोई भी ऐसा एक खिलाड़ी नहीं है जो कि विराट कोहली जैसा खेल सकता है, उसको रिप्लेस कर सकता है। समझ में आ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एट द 11th आवर। दोस्तों इस इडियम का मतलब क्या होता है, मतलब अंत समय में, मतलब आपको फॉर्म सबमिट करना है और 5 मिनट बची है, ठीक है, और आपने सबमिट कर दिया, तो आपने सबमिट कब किया, एट द 11th आवर, मतलब लास्ट वाले पॉसिबल मोमेंट में अपन कोई काम करते हैं उसके लिए इडियम आता है। तो वी ओनली रिसीव्ड द सिग्नेचर्स एट द 11th आवर। क्वेश्चन नंबर 3 में डी पार्ट देखो, फिल इन द मॉडल्स आपको फिल करने हैं यहाँ पे, जैसे विल, वुड, मे, माइट, शुड। सबसे पहले तो इनका मतलब पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। तो दोस्तों पहला सेंटेंस में पढ़ के देखता हूँ, आई सबमिट माई डॉक्यूमेंट्स आस्क्ड द क्वेश्चंस। तो आपने एग्ज़ाम पास किया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट ले गए आप, ठीक है, जहाँ पे आपको ले जाने थे। तो परमिशन के केस में किसी से अनुमति लेनी हो वहाँ पर में इस मॉडल का यूज किया जाता है। आगे है दोस्तों, इट ब्लैंक रैन टुडे। तो इस खाली स्थान में अपन क्या भरेंगे, माइट भरेंगे, क्योंकि दोस्तों आज संभावनाओं केस में, पॉसिबिलिटीज़ के केस में कि बरसात हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वहाँ पे माइट आता है। थर्ड देखो, इफ़ आई वोन ए गेम, अगर मैं गेम जीत गया होता, आई वुड थ्रो ए पार्टी, तो मैं पार्टी देता। दोस्तों वुड का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इस मॉडल का कहाँ इस्तेमाल होता है वुड का। अगर मान लो हम पास्ट में जाकर के फ्यूचर की बात करें, जैसे कि यहाँ पे एक बंदा बात कर रहा है, अगर मान लो मैं गेम जीत गया होता ना तो तुम लोगों को बहुत ही शानदार और तगड़ी पार्टी देता। तो दोस्तों जीता तो नहीं ना, वो एक पॉसिबिलिटी बता रहा और पास्ट में जाके बता रहा, अगर मैं ये चीज़ जीतता तो, अगर मैं जीत जाता तो तुम लोगों को पार्टी देता। तो वहाँ पे वुड का सेंस बन रहा है। ऐसे ही दोस्तों सलाह के केस में अपन एडवाइस के जगह शुड का यूज करते हैं, जैसे कि यू शुड फॉलो द रूल्स। आई विल पास द एग्जामिनेशन, जैसे कि आपको किसी चीज़ की सर्टेनिटी हो, जैसे कि आपको लग रहा हो कि मैं पास है कर जाऊंगी एग्जाम, तो विल का वहाँ पे यूज करते हैं निश्चितता के केस में। आगे क्वेश्चन नंबर 4, आपको दोस्तों 2 एडजेक्टिव लिखने हैं, 2 विशेषण लिखने हैं जो इन शब्दों के बारे में बताएंगे। एडजेक्टिव क्या होते हैं, दो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल देते हैं हमें, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, तो दोस्तों सेल्फलेस महात्मा गांधी लिख दो, क्योंकि महात्मा गांधी जी है वो अपने बारे में ना सोचकर दुनिया के भले के बारे में सोचते थे। ऐसे ही नॉन वायलेंट महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास रखा करते थे। ऐसे ही मार्केट प्लेस, इस वर्ड के लिए 2 एडजेक्टिव क्या हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल मार्केट और मार्केटेबल। ऐसे ताजमहल की विशेषता बताने के लिए 2 एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल ताजमहल और स्टनिंग ताजमहल। आ रहा है दोस्त समझ में, आगे चलते हैं। मदर के लिए लिख दो प्रोटेक्टिव मदर, लविंग मदर। ट्रिप के लिए हो जाएगा मेमोरेबल ट्रिप और एक्साइटिंग ट्रिप। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में बी पार्ट देखते हैं।
तो आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, कुछ ये नौकरियां हैं, कुछ काम होते हैं इनके, और आपको बताना हो किससे संबंधित है। जैसे कि अकाउंटेंट का क्या काम होता है, तो अकाउंटेंट कौन होता है वो लिख दो। एन अकाउंटेंट इज ए फाइनेंशियल प्रोफेशनल हु मैनेजेस एंड एनालाइजेज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉर इंडिविजुअल और बिजनेसेस। दोस्तों किसी भी एक व्यक्ति, या मान लो आपकी कोई कंपनी, आपका कोई बिजनेस है, उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड यानी कि उसके वित्तीय आंकड़ों को एनालिसिस करने का काम अकाउंटेंट करता है। तो वही तो बताया, राइट डेफिनेशन एक्सप्लेनिंग व्हाट जॉब्स ईच ऑफ दीज पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन। तो ऐसे लोग किस प्रकार की गतिविधियों में शामिल रहते हैं वो आपको बताना है, क्या काम करते हैं। अकाउंटेंट ये फाइनेंस को देखता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है वो बता दो। ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज ए कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल हु डिजाइन डेवलप टेस्ट एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर सिस्टम। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या काम करता है, जो डिजाइन करता है, सॉफ्टवेयर को बनाता है, डेवलप करता है, टेस्ट करता है और सॉफ्टवेयर को मेंटेन करता है। ठीक है, आगे लिख दो होम मेकर। होम मेकर में क्या लिखना है आपको, जैसे कि कोई घर में काम ही करती है, ठीक है, बस घर में काम करती है, उसका कोई जॉब नहीं है, तो होम मेकर कौन होता है। ए होम मेकर इज समवन हु मैनेजेस ए हाउस होल्ड यूजुअली एज दियर मेन ऑक्यूपेशन। तो उनका जो मुख्य काम होता है वो दोस्तों घर के अंदर काम होता है, और घर की जो काम हो उनको मैनेज करना होता है। होम मेकर्स ड्यूटीज़, तो होम मेकर की जो कर्तव्य हैं वो क्या क्या है, काम क्या क्या है, कुकिंग खाना बनाना, क्लीनिंग साफ सफाई, लॉन्ड्री कपड़े धोना, चाइल्ड केयर बच्चों की देखभाल, मेंटेनिंग द होम घर को संभालना, ये होम मेकर का काम होता है। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया, एग्जाम अच्छा जाएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। एन इंजीनियर, एन इंजीनियर इज ए प्रोफेशनल हु डिजाइन्स बिल्ड टेस्ट एंड एनालिसिस मशीन्स स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स यूजिंग साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स। इंजीनियर कौन होता है, जो कि दोस्तों डिजाइन बनाता है ना, टेस्ट करता है डिजाइन की, और मशीनों को एनालाइज करता है, स्ट्रक्चर देखता है, जैसे सिविल इंजीनियर वो सड़कें बनाता है, हाईवे बनाता है, राइट। और ऐसे ही मैथमेटिकल प्रिंसिपल की सहायता से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सहायता से इंजीनियर काम करता है। सेफ कौन आता है, जो खाना बनाता है, ए सेफ जो 5 स्टार होटल्स में काम करता है, ठीक है। एस एफ इज ए प्रोफेशनल कुक हु इज स्किल्ड एट प्रिपेयरिंग फूड एंड मैनेजेस द किचन इन ए रेस्टोरेंट, होटल और अदर फूड सर्विस इस्टेब्लिशमेंट। तो दोस्तों जहाँ पर भी खाने से संबंधित जब बात आएगी, खाने परोसने से संबंधित, खाने बनाने से संबंधित, वहाँ पे शेफ है वो हम लिख के आएंगे। तो ए डॉक्टर, डॉक्टर कौन होता है, डॉक्टर इज ए हेल्थ प्रोफेशनल, तो एक स्वास्थ्य से संबंधित एक प्रोफेशनल होता है, हु इज ट्रेंड, जो प्रशिक्षित होता है, जिसको ट्रेनिंग मिली हुई होती है, टू डायग्नोज निदान करने में, किसी बीमारी को ठीक करने में, ट्रीट और प्रिवेंट इलनेस यानी कि बीमारी से बचाने के लिए, एंड इंजरीज चोटों से बचाने के लिए, एंड टू हेल्प मेंटेन और रिस्टोर ए पेशेंट्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ। तो जो रोगी है उसका शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको सुधारने के लिए ये एक हेल्थ प्रोफेशनल होता है, डॉक्टर। स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर, आपने देखा है कि पैराशूट में लोग आसमान में कूदते हैं, राइट, और ऐसे पक्षी की तरह वो तैरते रहते हैं, लाइक ए बर्ड। तो उनको इंस्ट्रक्शन कौन देता है, उनको निर्देश कौन देता है कि भाई इस तरह से आपको हाथ इस डायरेक्शन में करने हैं, आपको पैर ऐसे रखने हैं, ठीक है। तो ए स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर इज ए प्रोफेशनल हु टीचेज पीपल हाउ टू स्काई डाइव। तो एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो कि लोगों को बताता है स्काई डाइव कैसे करने। दे प्रोवाइड गाइडेंस, वो गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, एंड इंस्ट्रक्शन निर्देश देते हैं टू स्टूडेंट ऑन द ग्राउंड एंड इन द एयर, हवा में और जो ग्राउंड है वहाँ पर निर्देश देते हैं स्टूडेंट को कैसे स्काई डाइव करनी होती है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट, तो दोस्तों जैसे कि लोग सेलिब्रिटी है, कोई नेता है बड़ा, ठीक है, तो उनके जो चैनल होते हैं, उनके जो पेज होते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इनको कौन हैंडल करता है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैंडल करता है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट इज ए प्रोफेशनल हु क्रिएट्स एंड मैनेज ए कंपनीज सोशल मीडिया प्रेजेंस टू हेल्प ग्रो द बिजनेस एंड डेवलप द ब्रांड। तो दोस्तों जैसे कि अमेजन कंपनी का कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, तो अमेजन कंपनी के सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच पहुँचे, तो कुछ सोशल मीडिया एक्सपर्ट होते हैं, तो आप लिख देना। ए लीडर, लीडर कौन होता है, नेता, है ना, जो लीड करता है। ए लीडर इज ए पर्सन हु एम मतलब जिसका लक्ष्य होता है टू इंस्पायर पीपल, लोगों को इंस्पायर करना, एंड मोटिवेट देम, उनको मोटिवेट करना, टुवार्ड्स ए गोल। दे आल्सो हैव ए विजन एंड ए पैशन टू रीच ए सर्टेन डेस्टिनेशंस। तो कोई भी मंजिल प्राप्त करने के लिए हम लीडर की तरफ देखते हैं और लीडर हमें लीड करता है।
ए सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट कौन होता है? ए सिविल सर्वेंट इज ए पर्सन, जैसे कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर हु वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट, जो सरकार के लिए काम करते हैं, इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी, जो कि अपने पद के ऊपर रहते हुए सरकार के लिए काम करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज सच एज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, शेपिंग पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रिंग रेगुलेशंस। तो दोस्तों दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। जैसे कि सरकार की बहुत तरह की एक्टिविटीज़ गतिविधियां हो सकती है, जैसे कि सेवाएं प्रदान करवाना, है ना, और जो सार्वजनिक नीतियां उनके निर्माण में भी इनका योगदान रहता है, तथा जो प्रशासन से संबंधित विनियमन होते हैं उनमें भी सिविल सर्वेंट काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट सवाल है दोस्तों, राइट ए डायलॉग बिटवीन ए सेल्समैन एंड ए कस्टमर अबाउट द न्यू आईफोन इन द मार्केट टेक अबाउट 10 टर्न्स ईच। दोस्तों आपको डायलॉग राइटिंग करनी है। यहाँ पे एक सेल्समैन है और एक कस्टमर है। कस्टमर आप बन जाओ, आपको आईफोन खरीदना है यार, आप तो आईफोन के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मार्केट में नया आईफोन आया, आपको पसंद आया और आप चले गए दुकान के अंदर, वहाँ पे सेल्समैन बैठा हो, उससे आपको बात करनी है। 10 टर्न्स ईच का मतलब है कि प्रत्येक बंदे से 10-10 बातें आपको बुलवानी है, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 20 सेंटेंस हो जाएंगे। तो सेल्समैन दुकान में जैसे ही आप अंदर एंट्री की आपने, तो सेल्समैन बोलता सर हाउ मे आई हेल्प यू, किस तरह से मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। कस्टमर आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू आईफोन, मैं एक नए आईफोन की तरफ देख रहा हूँ या खरीदना चाहता हूँ। सेल्समैन दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा, द न्यू आईफोन 16 प्रो मैक्स इज अवेलेबल इन आवर शॉप। दोस्तों नया आईफोन कौन सा है? अभी 16 प्रो मैक्स आया ना, पता होगा ना। तो कस्टमर बोला नाइस, बहुत अच्छा। What are the main, ये क्या लिखा है? नाइस। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस फोन, इस फोन की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। सेल्समैन कहता है सर फॉर द 16 प्रो मैक्स द अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड द सेंसर ऑन द मैन कैमरा। तो कैमरे में के अंदर मैन सेंसर लगे हुए हैं और अल्ट्रा वाइड कैमरा है, तो फोटो बड़ी शानदार आने वाली है इससे। कस्टमर कहता है व्हाट आर द अदर फीचर्स, इसके और क्या क्या फीचर्स हैं। सेल्समैन वापस कहता है इट बिल्ट फॉर एप्पल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों एप्पल का सबसे शानदार मॉडल है। इट हैज़ डोल्बी साउंड, डॉल्बी कंपनी का साउंड लगा हुआ है, गाने सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ए और चिप लगाई गई है इसके अंदर, उस चिप का नाम क्या है? A18 प्रो चिप। और 4K स्क्रीन है इसकी, बढ़िया अच्छी वीडियो दिखेगी, रंगीन दिखेगी एंड मैनी मोर। इट हैज़ ए गुड बैटरी लाइफ, तो बैटरी भी अच्छी। कस्टमर कहता आई एम सेटिस्फाई, मैं सेटिस्फाई हूँ विद दिस फोन। व्हाट आर द प्राइसेज, तो क्या क्या प्राइस है इसका। सेल्समैन कहता है फॉर, आपको अगर 256 GB वाला वेरिएंट लेना, वर्जन लेना है, तो इसके लिए 1,37,900 रुपये अभी चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मेहनत करो, बिल्कुल इस मुकाम पे आज भी पहुंचोगे कि आईफोन खरीद पाओ। कस्टमर दिस प्राइस रेंज इज़ अफोर्डेबल, तो ये इस प्राइस रेंज को अफोर्ड कर सकता हूँ मैं, कस्टमर कह रहा है। सेल्समैन यस सर बिल्कुल। दिस कम्स विद 2 ईयर वारंटी पीरियड आल्सो, तो 2 साल की वारंटी भी इसके साथ में। कस्टमर फिर से कहता है वेरी नाइस, बहुत अच्छा, आई एम फुली इम्प्रेस्ड विद इट, मैं काफ़ी इसके साथ में इम्प्रेस हुआ हूँ। सेल्समैन कहता है सर एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, कुछ और सवाल आपके। कस्टमर कहता है इज इट वाटर प्रूफ और नॉट, वाटर प्रूफ है कि नहीं है। सेल्समैन कहता है नो दिस फोन इज नॉट वाटर प्रूफ, मतलब पानी के अंदर डुबा देंगे तो खराब हो सकता है, बट इट इज़ वाटर रेजिस्टेंस। देखो वाटर प्रूफ होना किसी फ़ोन का अलग बात होती है और वाटर रेजिस्टेंट होना अलग बात होती है। जैसे कि मैं आपको कहूँ, आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, स्कूटी चला रहे हो, आपका फ़ोन आपकी जेब में है, बरसात आ गई है ना, 10-20 बूंदे उस पर गिर गई तो नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका जो आईफोन है ना वो वाटर रेजिस्टेंस है, ना कि वाटर प्रूफ। अब पानी के नाले के अंदर गिर गया तो ही खराब हो जाएगा ना। कस्टमर कहता है फिर नाइस फीचर्स, बहुत अच्छा फीचर है। व्हाट इज़ द पेमेंट मेथड, तो पेमेंट किस तरह से करना सर। यू हैव मैनी ऑप्शंस लाइक बैंक चेक से भी आप दे सकते हो, यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो इस आईफोन की। समझ में आ रहा दोस्त? कमेंट जरूर करके जाना आपको कैसा लगा, राइट, तभी तो पता लगेगा। कस्टमर दिस इज़ माई डेबिट कार्ड, मेक द पेमेंट विद प्रॉपर बिल, बिल भी बनाओ और ये मेरा डेबिट कार्ड रहा। सेल्समैन आई हैव डन सर, मैं मतलब कंप्लीट हो चुका है पूरा पेमेंट, बिल भी बना दिया। थैंक्स फॉर विजिट आवर शॉप, हमारी दुकान के अंदर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आते रहिए, बाय। कस्टमर कहता है माई प्लेजर, मेरी खुशी है, बाय। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 सवालों में से एक सवाल अटेम्प्ट करना था। या तो आप डायलॉग राइटिंग कर सकते हो, ठीक है, अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आप है दोस्तों डायरी एंट्रीज कर सकते हो। देखो क्वेश्चन पढ़ के मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं। राइट 5 डायरी एंट्रीज इन विच यू हाईलाइट द सिग्निफिकेंट चेंज इन योर बिहेवियर आफ्टर काउंसलिंग सेशन। दोस्तों सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, चेंज मतलब बदलाव, बिहेवियर मतलब आपके व्यवहार में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हैं आफ्टर काउंसलिंग सेशन। तो मान लो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में गए, किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास में गए कि यार एग्ज़ाम आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन से मैं गुजर रहा हूँ, कुछ उपाय बता दो मुझे। तो दोस्तों काउंसलिंग होता क्या है,
कि एक प्रकार की थेरेपी होती है जिसमें जो प्रोफेशनल होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो आपसे बात करता है, ठीक है, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करता है, आपकी समस्याओं का वो निदान करता है। तो दोस्तों डायरी ऐसे लिखते हैं, एक तरफ डेट लिख दो और प्लेस लिख दो जयपुर, ठीक है, या कुछ भी, दिल्ली, सूरत, चंडीगढ़, अहमदाबाद। तो दोस्तों पहली एंट्री डायरी में लिखूंगा, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एग्जाम्स, एग्जाम के कारण मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ गया, आई गोट स्ट्रेस्ड एंड टू ओवरकम मतलब उभर के आना दिस स्ट्रेस, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तनाव आ गया। आई वेंट टू ए साइकोलॉजिस्ट, तब मैं एक साइकोलॉजिस्ट, एक मनोरोग विशेषज्ञ के पास में गया। आई टोल्ड माई मेंटल प्रॉब्लम्स टू द साइकोलॉजिस्ट एंड ही काउंसल्ड मी वेरी वेल, मतलब मैंने अपनी जो मानसिक समस्याएं थी वो साइकोलॉजिस्ट को बताई और उन्होंने मेरी जो काउंसलिंग बहुत अच्छे से की। मतलब काउंसलिंग में बात ही तो करता है कि भाई कब से चल रहा है स्ट्रेस, है ना, और अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, कोई बात नहीं बेटा, पेपर अगली बार भी दे सकते हो आप, बस स्ट्रेस छोड़ लेना का, यही तो काउंसलिंग होती है। आफ्टर काउंसलिंग आई फेल्ट, मैंने महसूस किया काउंसलिंग के बाद में, क्या महसूस किया, नोटिसिएबल इंप्रूवमेंट इन मूड, रिड्यूस्ड एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल, मोर पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जब मैं साइकोलॉजिस्ट के पास में गया, काउंसलिंग ली मैंने, तो मैंने मतलब नोटिस किए कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट, जैसे कि मेरा मूड अच्छा हो गया, है ना, मैं तनाव लेता था, एंग्जाइटी, तनाव में निराश हो जाता था, वो निराशा चली गई है, मेरा जो तनाव का स्तर वो भी घट गया है, और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगा हूँ, अपने आप से अच्छी बातें भी करता हूँ कि जैसे एग्ज़ाम के अंदर सब अच्छा ही होगा, है ना, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ये सेल्फ टॉक कहलाती है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हुई है। आई फेल्ट ए ग्रेटर एबिलिटी टू मैनेज माई इमोशंस, तो मैं अपनी भावनाओं पर अब ज़्यादा नियंत्रण कंट्रोल कर पा रहा हूँ काउंसलिंग के बाद में। बेटर कोपिंग मैकेनिज्म फॉर डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशन, तो मेरी लाइफ के अंदर जो डिफिकल्ट सिचुएशन और विषम परिस्थिति आती है उनसे मैं जूझने की जो क्षमता है मेरे अंदर अब आ चुकी है। आफ्टर काउंसलिंग माई ऑल प्रॉब्लम्स गोट रिजोल्व, तो काउंसलिंग के बाद में मेरी सारी समस्याओं का हल हो गया। आई वॉन्ट टू थैंक द साइकोलॉजिस्ट, मैं साइकोलॉजिस्ट को थैंक यू देना चाहता हूँ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर द वॉचिंग, आपने इतना पैसेंस बना के देखा वीडियो को, और अगर दोस्तों आपको मेहनत पसंद आई है ना, थोड़ी बहुत भी और कमी भी अगर आपको लगी तो भी आपको कमेंट करना है ना, और बहुत अच्छा लगा कंटेंट तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह से बने रहें चैनल पे, और आपके लिए वीडियोस हैं वो इस तरह से आती रहेंगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहो, मस्त रहो।